हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो आपका बीटीएससी एएनएम एवं जीएनएम एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में रहता है। पिछले जो बीटीएससी 10,709 एएनएम का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। आप जाके क्वेश्चन देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जो आज बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। ये जो वीडियो रहने वाला है वो पार्ट 8 रहने वाला है। वीडियो का पार्ट नंबर 8 रहने वाला है। जिन्होंने 1 से लेकर 7 तक नहीं देखे हैं वो जाके देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। आज की सेशन का जो स्टार्ट करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 41 से। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसको क्या बोलते हैं आरसीएच, प्रोग्राम में शामिल है। आरसीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, पहले इसको जान लेते हैं। तो आरसीएच का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ। लिख देते हैं क्या होता है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, है ना, लिख लीजिएगा रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सा योजना या प्रोग्राम इसके अंदर शामिल किया गया है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या है, अनिवार्य प्रसूति संबंधी देखभाल, ठीक है। उसके बाद बी में क्या है, आपातकालीन प्रसूति देखभाल। ऑप्शन नंबर सी, सीएचसी पर 24 घंटे प्रसूति सेवाओं का क्रियान्वयन। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ का जो प्रोग्राम होता है उसमें जो है ये तमाम सारी काम जो है वो होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 41 का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से क्षय रोग का कारण है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्षय रोग को क्या बोलते हैं, टीबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टीबी भी बोलते हैं, है ना, टीबी भी बोलते हैं। इसको दूसरा नाम क्या है, यक्षमा भी है। क्या है, यक्षमा भी है ना। उसके बाद इसको संचारी रोग भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में आपका आएगा, कहीं पे आपका टीबी लिखा हुआ रहेगा, कहीं पे आपका यक्षमा लिखा रहेगा, कहीं पे आपका देखिएगा संचारी रोग भी लिखा रहेगा। तो तीनों का जो मीनिंग है, नाम है, वो क्या है, टीबी ही है, क्षय रोग ही है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में क्या है कि निम्न में से क्षय रोग का कारण है कि कौन कौन से कारण से क्षय रोग होते हैं यानी कि टीबी होते हैं। पहला ऑप्शन नंबर में है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर बी, बोर्डेटेला पर्टुसिस नामक बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर सी, बोर्डेटेला जोस्टर वायरस। ऑप्शन नंबर डी, कोरोनरी बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक बैक्टीरिया। तो बताइएगा, कमेंट्स में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 42, सॉरी क्वेश्चन नंबर 42 का बताइएगा। तो टीबी जो होता है वो किस कारण से होता है, कौन सा बैक्टीरिया के कारण से होता है, तो वो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द क्या हो जाएगा, राइट आंसर रहेगा, ठीक है। देखिए आगे क्या है कि बोर्डेटेला पर्टुसिस नामक जो बैक्टीरिया होता है इसके वजह से क्या होता है, हुपिंग कफ होता है। लिख लीजिएगा यहाँ पे, इसका जो होता है क्या होता है, हुपिंग कफ, हुपिंग कफ, है ना, ये होता है बोर्डेटेला पर्टुसिस नामक बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है। अब बात करते हैं वेरिसोला जोस्टर वायरस। वेरिसोला जोस्टर के वायरस से क्या होता है, तो यहाँ लिख लीजिएगा चिकन फॉक्स, चिकन फॉक्स, चिकन फॉक्स। उसके बाद क्या है, कोरोनरी बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक से क्या होता है, तो डिप्थीरिया, डिप्थीरिया होता है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर से बात कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। देखिए क्या है कि क्षय रोग जो होता है वो किसके कारण होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया की वजह से। बोर्डेटेला पर्टुसिस नामक बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है, तो हुपिंग कफ होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद वेरिसोला जोस्टर वायरस की वजह से क्या होता है, तो चिकन फॉक्स होता है, ठीक है। कोरोनरी बैक्टीरियम डिप्थीरिया की वजह से क्या होता है, तो डिप्थीरिया होता है। तो ये तमाम सारी बातें आप याद रखिएगा। क्वेश्चन में आपका मान लेते हैं यहाँ पे क्षय रोग लिखा गया है। अगला क्वेश्चन में अगर पूछ दे कि चिकन फॉक्स, चिकन फॉक्स किसके कारण से होता है,
तो ये आपका सारी बातें याद रहेगा तभी तो आप लिख सकते हैं एग्जाम में। तो ये इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से रखना है, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम सन 1953 में प्रारंभ किया गया था? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, रिवाइज राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम। बताइएगा कमेंट्स में इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 43 का क्या राइट आंसर रहेगा? तो 43 का जो रहेगा 1953 में, उसका राइट आंसर राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग जो नियंत्रण कार्यक्रम हुआ था वो कब हुआ था? 1955, यानी कि 1955 लिख लीजिएगा, 1955। उसके बाद क्या है? राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, और ये जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1962 में, 1962 लिख लीजिएगा, 1962 है ना। और ये जो आपका हुआ था वो कब हुआ था? 1953 में, 1953 में राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 1953, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम 1955, राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम 1962, ठीक है। तो ये तमाम सारी बातें आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम सन 1955 में प्रारंभ किया गया था? अभी जस्ट बताए हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट्स में बताइएगा। राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब हुआ था? अभी जस्ट बताए थे, तो 1953 में। कब हुआ था? 1953 में। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब हुआ था? तो 1955 में, है ना। और क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब हुआ था? तो 1962 में। तो आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? संशोधित कार्यवाही योजना मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन का संबंध किसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम से है? मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, किससे है बताइएगा। मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन का जो संबंध है, रिलेशन है, वो किससे है? राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम से, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम से, राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम से, या तो क्या है, रिवाइज राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम से। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, जो कब हुआ था? 1953 में स्टार्ट हुआ था, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहु औषधि थेरेपी, जिसको क्या बोलते हैं? MDT, मल्टी ड्रग्स थेरेपी। मल्टी ड्रग्स थेरेपी का संबंध किस रोग के उपचार से है? मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, बताइएगा। लेप्रोसी, मलेरिया, ग्वाइटर या घेंघा, या क्या है? मलेरिया, है ना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मल्टी ड्रग्स थेरेपी जो चलता है वो लेप्रोसी में चलता है। किस में चलता है? लेप्रोसी, यानी कि कुष्ठ रोग। इसका दूसरा नाम भी याद रखिएगा, हैंसेन रोग। इसका दूसरा नाम क्या है? हैंसेन डिजीज, इसको भी ध्यान में रखिएगा, हैंसेन डिजीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, डॉट्स थेरेपी का संबंध किस रोग के उपचार से है? मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। डॉट्स थेरेपी जो चलता है वो किस रोग में चलता है, किस बीमारी में चलता है? मलेरिया में, ट्यूबरकुलोसिस में, ग्वाइटर में, या तो क्या है? देखिए यहाँ पे डबल मलेरिया आ गया है, तो कोई बात नहीं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मलेरिया, क्षय रोग यानी कि टीबी, घेंघा यानी कि ग्वाइटर। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या चलेगा, सॉरी क्या रहेगा। डॉट्स थेरेपी जो चलता है वो किस में चलता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्षय रोग। क्या हो जाएगा? क्षय रोग, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस में चलता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस किसके वजह से होता है? टीबी में होता है, और इसका जो इलाज चलता है वो डॉट्स थेरेपी चलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि मल्टी ड्रग्स थेरेपी में निम्न में से किस दवा का उपयोग किया जाता है? मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। मल्टी ड्रग्स थेरेपी में जो दवा को शामिल किया जाता है उसमें कौन कौन सा दवा को शामिल करता है? रिफाम्पाइसिन, डेप्सोन, क्लोमाफाइजिन, उपरोक्त सभी। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मल्टी ड्रग्स थेरेपी चलता है किस में? तो टीबी में। टीबी में क्या कौन सा दवाई रहता है? तो रिफाम्पाइसिन, डेप्सोन,
और क्लोफाजिमीन, तो ये तमाम सारी दवाएं मल्टी ड्रग्स थेरेपी के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, HIV संक्रमण, जिसको क्या बोलते हैं, एड्स की रोकथाम हेतु अपनाई जा रही रणनीति में शामिल है। मोस्ट पीबीआई क्वेश्चन है, आप बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन को फिर से पढ़िएगा। HIV संक्रमण या एड्स की रोकथाम हेतु अपनाई जा रही रणनीति में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए, कंडोम के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी, रोगी के केवल सुरक्षित रक्त को चढ़ाया जाना ही सुरक्षित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी, एड्स नियंत्रण हेतु चलाई जा रही गतिविधियों के बेहतर ढंग से क्रियान्वयन हेतु स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। या ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 49 का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसूता को देय राशि है, यानी कि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत जो आता है प्रसूता को, जो जननी सुरक्षा योजना यानी कि JSY के अंतर्गत देय राशि होता है, डिलीवरी के बाद दिया जाता है, वो कितना रुपया होता है? 750 रुपया, 1400 रुपया, 500 रुपया या 600 रुपया? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 50 का। तो इसका राइट आंसर बताइएगा कमेंट्स में कि कितना रुपया हॉस्पिटल में जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत एक डिलीवरी यानी कि डिलीवरी होने के बाद यानी कि प्रसूता को दिया जाता है। बताइएगा आप लोग की तरफ कितना दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1400। क्या हो जाएगा? 1400। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा टीका जन्म के समय लगाया जाता है? मोस्ट पीबीआई क्वेश्चन है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या रहेगा। BCG का टीका, TT का टीका, खसरे का टीका या DPT की बूस्टर डोज? इसका राइट आंसर क्या होगा वो आपको कहाँ बताना है? कमेंट में बताना है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लीजिएगा और इसको राइट आंसर कहाँ बताना है? कमेंट्स में बताना है, कमेंट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट्स में बताना है क्वेश्चन नंबर 51 का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, डॉट्स थेरेपी के अंतर्गत निम्न में से कौन सा रोगी श्रेणी प्रथम में शामिल किया जाता है? मोस्ट पीबीआई क्वेश्चन है, बताइएगा। नया स्पुटम स्मीयर पॉजिटिव रोगी को, स्पुटम स्मीयर पॉजिटिव असफल रोगी को, उपचार का असफल रोगी या उपरोक्त सभी? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो डॉट्स थेरेपी के अंतर्गत जो प्रथम श्रेणी में जो शामिल किया जाता है वो नया पेशेंट आता है। जो पेशेंट TB का नया है, जो स्पुटम पहली बार दिया है, उसको फर्स्ट श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नया स्पुटम है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। प्रारंभिक प्रशिक्षण पूरा कर लेने के बाद स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को ऐसे अनुभव प्रदान करना जो उनमें वर्तमान ज्ञान को बनाए रखने एवं नई क्षमताओं के विकास में सहायक है, क्या कहलाता है? कंटिन्यूइंग एजुकेशन, जॉब ओरिएंटेशन, अपॉइंटमेंट, उपरोक्त सब में से कोई नहीं? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वो जो होता है, जो कोई प्रारंभिक प्रशिक्षण पूरा कर लेने के बाद वो स्वास्थ्य कार्यकर्ता और अच्छे अनुभव लेना चाहता है, उच्च अनुभव प्राप्त करना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? लगातार पढ़ना पड़ेगा, लगातार उसको क्या करना पड़ेगा? एजुकेशन की ओर बढ़ना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, बुक्स पढ़ना पड़ेगा, तमाम सारी बातें उसको जानना पड़ेगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यूइंग एजुकेशन लेना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा। क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, स्टाफ डेवलपमेंट में शामिल गतिविधि है। बताइएगा क्या है? इंडक्शन ट्रेनिंग, जॉब ओरिएंटेशन, इन सर्विस एजुकेशन, उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इसका राइट आंसर जो रहेगा स्टाफ डेवलपमेंट में शामिल में, तो ये सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इंडक्शन ट्रेनिंग भी होता है, जॉब ओरिएंटेशन भी होता है, इन सर्विस एजुकेशन भी होता है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मिडवाइफ की कानूनी जिम्मेदारियों में शामिल है, मोस्ट बीआई क्वेश्चन है, सही रोगी को सही दवा देना, रोगी को आघातों से बचाना, शल्य क्रिया के दौरान स्पोर्ज तथा उपकरणों की गिनती करना, उपरोक्त सभी। एक जो नर्स होती है उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती है, तो सही रोगी को सही दवा दिलाना वो सही है, रोगी को आघातों से बचाना है वो भी सही है, शल्य क्रिया के दौरान स्पोर्ज यानी कि सीजर हो गया, नीडल होल्डर हो गया, तमाम सारी औजार हो गया, उसको क्या करना है गिनती करके अच्छे से रखना है, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, एक नर्स की ये तमाम सारी जिम्मेदारियां होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से मिडवाइफ को किस स्थिति में उपेक्षा का दोषी ठहराया जा सकता है। पढ़िएगा क्वेश्चन को कि निम्न में से मिडवाइफ को किस स्थिति में उपेक्षा का दोषी ठहराया जा सकता है। रोगी को गलत दवा देना, रोगी को सिग्नल लाइट की अनदेखी करना, रोगी से उपहार की मांग करना, उपरोक्त सभी। बताइएगा एक नर्स की क्या प्रायोरिटी रहती है कि दोषी जो कोई मरीज आता है उसके उपेक्षा, अगर वो पैसा नहीं देता है तो उसका इलाज नहीं करना है, या तो उसको गलत दवा दे देना है, या उससे गिफ्ट मांगना है, उपहार मांगना है, या फिर रोगी सिंगल लाइट, अगर रोगी सिग्नल लाइट दे रहा है तो उसको देखकर भी आपको क्या करना है, अनदेखा करना है। तो ये तमाम सारी जो बातें होती है वो क्या होता है, दोषी के अंतर्गत आता है, उस टाइम आपको दोषी ठहराया जा सकता है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये तमाम सारी बातें एक नर्स को नहीं करना चाहिए, जो कि ये गलत है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी क्या है, एक नर्स को नहीं करना चाहिए, तो उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नए नियुक्ति कर्मचारी को अपनी जॉब संबंधित जिम्मेदारियों, कार्यस्थल, सहकर्मियों आदि से अवगत कराना क्या कहलाता है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद एग्ज़ाम दीजिएगा, एग्ज़ाम में आप पास कर जाते हैं, आपकी जॉब लग जाती है, जॉब लग जाने के बाद आपको जगह बताया जाता है कि इस जगह में आपको ये सब काम करना है, वहाँ का जो कार्य है, वहाँ का जो स्थल है, वहाँ का जो सहकर्मी है आपका, उससे अवगत कराना, उससे बातचीत करना क्या कहलाता है। कंटिन्यूइंग एजुकेशन ये तो होता है लगातार पढ़ने का, ठीक है, लगातार नॉलेज का, है ना। उसके बाद है जॉब ओरिएंटेशन, उसके बाद क्या है अपॉइंटमेंट, उसके बाद क्या है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो आप वहाँ पे गए हैं जॉब लेकर के, है ना, जॉब लगा है तभी तो आप वहाँ पहुँचे हैं, तो आपको क्या है जॉब ओरिएंटेशन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा, यानी कि जॉब ओरिएंटेशन। आप वहाँ जाते हैं, आपका सहपाठी, आपका जो जूनियर है, सीनियर है, कहाँ पे काम कर रहे हैं, किस लेवल पे है, क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, तमाम सारी बातें जो आपको बताया जाता है, तो उसको बोलते हैं जॉब ओरिएंटेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। जोखिम युक्त प्रक्रिया से पूर्व रोगी स्वयं या उसके परिजनों से इसके लिए लिखित में सहमति लेना क्या कहलाता है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, जिसको बोलते हैं रिटर्न कॉन्स्टेंट। लिखित आदेश, लिखित सहमति, लिखित प्रार्थना, लिखित प्रक्रिया। लिखित आदेश का मतलब होता है जबरदस्ती, जल्दी करो साइन, आपको बोले हैं साइन करना है, इसको बोलते हैं लिखित आदेश। लिखित सहमति का मतलब होता है वो अपने से सहमत है, एग्री है, उसको बोलते हैं लिखित सहमति। लिखित प्रार्थना का मतलब होता है हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया लिख दीजिए, रिक्वेस्ट करना है ना। लिखित प्रक्रिया का मतलब होता है आज हम आवेदन किए हैं, वो जाएगा उसके पास, वो निकालेगा, वो देखेगा, पढ़ेगा, तो उसको बोलते हैं लिखित प्रक्रिया। तो बताइएगा इसमें राइट आंसर क्या रहेगा। जो मरीज का जो ऑपरेशन होता है तो उसका जो परिजन होते हैं उनसे आप लोग किस तरह से सहमति पत्र प्राप्त करते हैं, तो वही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा लिखित सहमति, यानी कि रिटर्न कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, शल्य क्रिया के दौरान स्पॉन्ज या औजारों का रोगी के शरीर के अंदर ही छूट जाना क्या कहलाता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। शल्य क्रिया के दौरान यानी कि ऑपरेशन के दौरान स्पॉन्ज या औजारों, स्पॉन्ज होता है कोई गॉज पीस वगैरह है ना, औजार हो रहा है इंस्ट्रूमेंट, कोई रोगी के शरीर के अंदर ही छूट जाना क्या कहलाता है? उपेक्षा या लापरवाही, लिखित सहमति, एथिक्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इस तरह का जो काम होता है वो किसके अंतर्गत आता है? उपेक्षा या लापरवाही, लिखित सहमति, एथिक्स या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही वाक्य है, निम्नलिखित में से क्या है? सही वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए, एएनएम को कंटिन्यूइंग एजुकेशन दिया जाना जरूरी है। ऑप्शन नंबर बी, कंटिन्यूइंग एजुकेशन एएनएम को अधिक ज्ञानवान एवं क्षमतावान बनाती है। ऑप्शन नंबर सी, यह एएनएम को जॉब संतुष्टि प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसमें जो है एएनएम को कंटिन्यूइंग एजुकेशन दिया जाना जरूरी है, बिल्कुल सही है। कंटिन्यूइंग एजुकेशन एएनएम को अधिक ज्ञानवान व क्षमतावान बनाती है, बिल्कुल सही बात है। यह एएनएम को जॉब संतुष्टि प्रदान करती है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, निम्न में से एएनएम का कार्य नहीं है, कौन सा काम है जो एएनएम का नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, शिशुओं को टीके लगाना। ऑप्शन नंबर बी, स्टाफ नर्स को सुपरवाइज करना। ऑप्शन नंबर सी, गर्भवती महिला को उचित सलाह देना। ऑप्शन नंबर डी, गृह मुलाकात करना। तो एक एएनएम का जो काम नहीं है वो क्या है? स्टाफ नर्स को सुपरवाइज करना, क्योंकि स्टाफ नर्स जो होता है वो एएनएम का सीनियर होता है, तो उसको सुपरवाइज वो नहीं कर सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज का वीडियो बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें।